Good morning, my dear students. Today's topic is state and prove Gauss's theorem और Gauss's law. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है ये क्वेश्चन. ठीक है बेटा. तो आज जो टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट के बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये पूरा डेरिवेशन, पूरा प्रूफ किस तरीके से आता है गॉसेस थ्योरम का. सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को बताया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से हमने डिनोट किया था ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, होता था बराबर बेटा ई डॉट डी एस. कल मैंने समझाया था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस in free space or vacuum is equal to 1 upon epsilon naught times capital Q. Capital Q is the net charge contained inside the surface S. उसका मतलब क्या है वो सारा मैं समझाऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली जो गॉसेस थ्योरम है बेटा वो ये. ठीक है बेटा. इसको समझाने के लिए मान लीजिए ये एक क्लोज्ड सरफेस है. ये क्लोज्ड सरफेस का मतलब है बेटा इस बॉल को हम क्लोज्ड सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहां से चल के जाओगे, इसको ऐसे चलोगे, जिस पॉइंट से आप लोगों ने चलना शुरू कर दिया, ऐसे चलते जाओगे, अल्टीमेटली आप लोग इसी पॉइंट पर फिर से पहुंचोगे. घूम के आप लोग फिर से इसी पॉइंट पर पहुंचोगे. इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस. क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस. ये क्लोज्ड सरफेस है इन द शेप ऑफ स्फीयर, लेकिन क्लोज्ड सरफेस हो सकती है, ये भी क्लोज्ड सरफेस है, क्यूबिकल बॉक्स के शेप में भी ये भी क्लोज्ड सरफेस है, ये भी क्लोज्ड सरफेस है. ठीक है बेटा. क्लोज्ड सरफेस का मतलब है अगर आप लोग एक पॉइंट से शुरू करोगे चलना, पूरा चक्कर लगा के आप देख लीजिए, फिर से आप लोग इसी पॉइंट पर पहुंच सकते हो. इसको बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सरफेस. इसको भी बोल सकते हो आप क्लोज्ड सरफेस. ठीक है बेटा. अब क्लोज्ड सरफेस तो आप लोगों को समझ आया होगा. अब देख लीजिए, मान लीजिए इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q. मान लीजिए एक क्लोज्ड सरफेस है बेटा, दिस इज क्लोज्ड सरफेस S, और मान लीजिए ये है इस क्लोज्ड सरफेस का सेंटर और यहां पर चार्ज है +Q. सबको पता है क्लोज्ड सरफेस की वजह से अगर इसके सेंटर, इस बॉल के सेंटर में चार्ज +Q रखा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस. इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रेडिली आउटवर्ड्स, ऐसे आएगा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से बेटा. कल भी मैंने समझाया था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, जो बाहर आया रेडिली आउटवर्ड्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोला था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मान लीजिए ये जो क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है बेटा वो Q है. अब देख लीजिए ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आ गई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स.
अब समझिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको पढ़ेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस इन फ्री स्पेस आर वैक्यूम, फ्री स्पेस में रखी गई है ये चार्ज, इन फ्री स्पेस आर वैक्यूम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द नेट चार्ज। मैंने स्मॉल क्यू रखा है, इसको कैपिटल क्यू बनाएंगे। कैपिटल स्मॉल क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इनसाइड द सरफेसेस। मुझे बता दीजिए ये जो चार्ज है ये किसके अंदर है? इस सरफेस के अंदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है वो इस क्यू की वजह से आ रहा है। ठीक है, गॉसिस थ्योरम अब है क्या? गॉसिस थ्योरम है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, और फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस ई वेक्टर डॉट ds। मैंने बताया कल ये रिलेशन, ये होता है बराबर हमेशा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल फ्लक्स होता है बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मुझे बता दीजिए इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा। याद रखे बेटा, इस बॉल से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, वो जरूर होगा बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल क्यू। बेटा मान लीजिए आप लोगों ने इस बॉल के अंदर 2Q चार्ज रखा। कितना चार्ज रखा बेटा? 2Q। कितना फ्लक्स आएगा बाहर? शाबाश बेटा, फ्लक्स कितना आएगा बाहर? अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2Q। अगर आप लोग ये बेटा ये है लॉ, अगर आप लोग इसी सरफेस के अंदर 7Q चार्ज रखोगे, द फ्लक्स कितना आएगा? फाई ई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 7Q। इसका मतलब है बेटा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस होता है इन फ्री स्पेस, वो जरूर होता है बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस S। ये चार्ज किसके अंदर है? सरफेस के अंदर है बेटा चार्ज, सरफेस के बाहर नहीं है चार्ज, सरफेस के अंदर। ठीक है बेटा, ये हो गया स्टेटमेंट। एक बार फिर से स्टेटमेंट समझोगे, इसको बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S in free space or vacuum is equal to 1/एप्सिलॉन नॉट times the total charge Q, total charge Q contained inside the surface S। ये फॉर्मूला है। अगर सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? 2Q, तो गॉसिस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स कितना आएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2Q। अगर सरफेस के अंदर इस बॉल के अंदर 7Q चार्ज होगा तो फ्लक्स कितना आएगा बाहर? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 7Q। ये स्टेटमेंट है बेटा गॉसिस थ्योरम का। अब मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। याद रखिए, इसी गॉसिस थ्योरम का प्रूफ निकालने के लिए आप लोगों को समझना होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। शाबाश बेटा, इधर देखो प्रूफ। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए ये है एक क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, ये है क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए ये है +Q चार्ज और ये सेंटर O पर रखा गया है और ये एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है बेटा, इस क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पर कितना चार्ज है? +Q। ठीक है बेटा, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा हमने? +Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
बाहर की तरफ होंगी कि अंदर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी बाहर की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दिखाया, चारों तरफ से दिखा सकते हो, हमें एक साइड से समझाना है। मान लीजिए ये है क्लोज्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, आप अंडरस्टैंड करना, याद रखना बेटा। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, मैंने एक जगह फ्लक्स दिखाया, इधर देखो क्लोज्ड सरफेस है, इसके बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, आप देख लीजिए छोटे छोटे, इधर देख लीजिए, आप देख लो। अगर ये एक छोटा सा एलिमेंट मैं इसको काट दूंगा, जिसको आप लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर कब बोल सकते हैं इसको? जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। ठीक है बेटा, जिस तरीके से फुटबॉल में लेदर पीसेस से जोड़े होते हैं, हमें एक लेदर पीस लेना है फुटबॉल का, उसको हम एरिया वेक्टर बनाएंगे। एरिया वेक्टर कब बनाएंगे? जब उस पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। लेकिन क्या एक लेदर पीस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा? फुटबॉल में बहुत सारे लेदर पीसेस होती है, यहां से भी, इधर देख लो बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज बाहर है, इसका मतलब हर किसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, तो तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। आप लोग देख लीजिए, पहले मैं क्या कर लूंगा, एक छोटे से एलिमेंट से देख लूंगा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। मान लीजिए एक छोटे से एलिमेंट से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से देखूंगा कितना फ्लक्स बह रहा है। देखो ना बेटा, इस एलिमेंट से देखूंगा, फिर इस एलिमेंट से देखूंगा, फिर इस एलिमेंट से देखूंगा, फिर इस एलिमेंट से देखूंगा, हर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। मुझे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, याद रखा, मुझे हर किसी साइड से, जिस तरीके से मैंने बताया, फुटबॉल के अंदर नंबर ऑफ पैचेस होते हैं, मुझे हर पैच से देखना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं क्या कर लूंगा, पहले एक पैच से देखूंगा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, फिर सभी से सम करके या इंटीग्रेशन करके मैं कैलकुलेट करूंगा। याद रखा बेटा। अब देखो, अगर ये बॉल है, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट काटना है यहां पर। ठीक है, पहले, उससे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर ये पॉइंट P है, चार्ज के अराउंड ये क्लोज्ड सरफेस S है, इस क्लोज्ड सरफेस को बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस बोलते हैं बेटा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस होती है? अगर ये गॉसियन सरफेस है, एक चार्ज के अराउंड, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है। चार्ज इसके अंदर रखा, हमने स्फीयर में डाल दिया, इसके अराउंड स्फीयर बना दिया, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, यहां पर भी E, यहां पर भी E, यहां पर भी E, हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, क्योंकि सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हैं। इसलिए बेटा, इस सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच electric field intensity is same, an imaginary surface which is passed over a charge at every point of which the electric field intensity is same is called Gaussian surface। ये सरफेस जो चार्ज के अराउंड हम ड्रा करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। आखिर गॉसियन सरफेस है क्या? गॉसियन सरफेस बेटा है ए सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस
at every point of which the electric field intensity is same, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की शेप स्फेरिकल हो सकती है, गॉसियन सरफेस की शेप सिलेंड्रिकल हो सकती है, गॉसियन सरफेस की शेप क्यूबिकल हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। लेकिन अब हमने चार्ज क्यों रखा, हमें इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स है फुटबॉल की तरह, 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। हर किसी से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा मैं एक एलिमेंट लूंगा, मान लीजिए ये एलिमेंट लिया हमने, पहले हम देखेंगे इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई वेक्टर और ds वेक्टर लगता है। ds वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाने के लिए मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ता है ds, और उसको नॉर्मल ड्रा करना पड़ता है। मान लीजिए ये है नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब इस बॉल पर मुझे अगर जो छोटा सा एलिमेंट लेना है, पहले जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर आ रही है, मुझे पहले उस पर नॉर्मल ड्रा करना है। यह है बॉल, इस पर नॉर्मल में पहले एक छोटा सा एलिमेंट काट दूंगा और उस एलिमेंट को नॉर्मल ड्रा करूंगा ऐसे। ये देखो, ये नॉर्मल, ये एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट, इसको मैं स्मॉल एलिमेंट को मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा बाय ड्राइंग ए नॉर्मल, ड्रा कर दूंगा ऐसे नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहां पर मैं क्या कर लूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया मैंने बताया ऐसा एलिमेंट लेना। ऐसे एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस फुटबॉल में, जैसे यहां पर मैंने दिखाए। मैं पहले एक एलिमेंट से देखूंगा कितना फ्लक्स बनेगा, फिर टोटल से देखूंगा कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। पहले सिर्फ हम एक एलिमेंट से देखेंगे, उस एलिमेंट को हम एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे। अगर ये एलिमेंट मैंने काट दिया, ये वाला एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट तो स्मॉल एलिमेंट है, हो गया ds। इसको ds वेक्टर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक है बेटा, अब जब नॉर्मल मैंने ड्रा किया बेटा, अब ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, और वेक्टर क्वांटिटी की कौन सी है, ds वेक्टर। क्योंकि ds वेक्टर किसके बराबर होता है, कल मैंने बताया ds मल्टीप्लाई n कैप हो गया। ये n कैप मैंने नॉर्मल वेक्टर किया इस स्मॉल एलिमेंट को। मुझे कितने एलिमेंट बनाने हैं इसमें है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर सभी पर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। और लेकिन याद रखना, जब मैंने इसको नॉर्मल वेक्टर ऐसे ड्रा किया, ऐसे, ये मैंने नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, लेकिन उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है। आप देख लीजिए, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। ये मैंने पहले ही नोट करके रख दिया। ठीक है बेटा, अब ऐसे एलिमेंट्स, तो ये तो एक एलिमेंट लिया, पहले मैं देखूंगा इस एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्लोज्ड सरफेस मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। शाबाश बेटा, एक एक पॉइंट करेंगे। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए मुझे, फार्मूला पता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट O। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू P पर कितना होगा, प्लस क्यू की वजह से। याद रख रहे हो बेटा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कितना होगा, वो आप लोग बता दीजिए। ये मैंने पढ़ाया है। यहां से P से यहां तक मान लीजिए डिस्टेंस है R, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है R कैप।
It is the unit vector which gives the direction of electric field intensity. अब बताओ, electric field intensity at P, electric field intensity at P due to plus Q charge at O, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू P पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट O, फार्मूला की है वो गया E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ए क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अपॉन आर स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर स्क्वायर, इनटू आर कैप. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और बेटा याद रखना ये इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन ये जो आर कैप है इट इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आर कैप देता है डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. याद रखा, व्हाट इज आर कैप? इट इज द यूनिट वेक्टर विच इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अच्छा, हो गया एक. नाउ लेट अस टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट विच इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर क्या है बेटा? ds वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर, इसमें से ds वेक्टर किसके बराबर होता है? ds इंटू n कैप. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये जो एरिया वेक्टर है where n cap is the unit vector which is perpendicular to the area element. इस area element को n cap perpendicular है, वो मैंने बॉल में दिखाया. ये मैंने एरिया एलिमेंट काटा और इसको नॉर्मल ड्रा किया ऐसे. आपकी तरह अगर होगा तो ऐसे, इधर की तरफ होगा तो ऐसे. ये n cap है which gives the direction which is perpendicular to the स्मॉल एरिया एलिमेंट. स्मॉल एरिया एलिमेंट ये वाला है. ठीक है बेटा, याद रखिए. नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ई वेक्टर डॉट ds बनाना है हमें. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड्स. शाबाश. E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट ds इंटू n कैप. ठीक है बेटा, इधर देखो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वेक्टर्स का. इसमें वेक्टर चाहे यूनिट वेक्टर है लेकिन है वेक्टर. इसमें आर कैप है यूनिट वेक्टर और इसमें एन कैप है वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट तो इन्हीं का होगा, बाकी तो स्केलर है. ठीक है बेटा, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds. ये सारा बाहर निकाल दीजिए. फिर होता है आर कैप डॉट एन कैप. ठीक है, ये हो गया यहां से ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. अब चलिए यहां पर फिर से जो आर कैप है, आर कैप और एन कैप, इधर देख लीजिए, ये है एन कैप और ये है आर कैप. ठीक है बेटा, ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है. थीटा होता है इनके बीच में 0 डिग्री. कितना? 0 डिग्री. अब मैं आपको बताता हूं, डॉट प्रोडक्ट है, जरा आप लोग बता दीजिए. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा. ठीक है बेटा. अब आर कैप डॉट एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर. आर कैप जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं,
इसका मैग्नीट्यूड है 1, मल्टीप्लाई एन कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स, मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा कितना है इन दो के बीच में, आर और एन के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री हो गया 1 इंटू कॉस 0 होता है 1, हो गया 1। आर कैप डॉट एन कैप कितना है बेटा 1, शाबाश। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, ये दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स है, कितना होता है बेटा 1। इसलिए यहां पर मैं सीधा लिखूंगा बट आर कैप डॉट एन कैप कितना है बेटा 1। ठीक है, बताओ इक्वेशन थर्ड बिकम्स, शाबाश, बता दीजिए थर्ड क्या बनेगी, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, इसके बजाय आर कैप एन कैप के बजाय क्या लिखा मैंने बेटा 1 मल्टीप्लाई 1, ये वही टर्म होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बेटा अब ये तो एक स्मॉल एलिमेंट से इतना फ्लक्स आ गया, अब इस स्मॉल एलिमेंट, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, एक ये फिर ये फिर ये फिर ये, हर साइड से हमें देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें इस छोटे से एलिमेंट से तो इतना फ्लक्स आया, फिर इससे देखना, फिर इससे देखना, फिर इससे देखना, फिर इससे देखना है, पूरे एलिमेंट से हमें देखना है कि कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। इसलिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides over the closed surface S, over the closed surface S, कल की तरह। ठीक है बेटा, क्लोज्ड सरफेस S के लिए आप लोग इंटीग्रेशन कर दीजिए, शाबाश। ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस S, इधर से E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, याद रखा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, ये इसी तरीके से लिखेंगे, इधर ये सारा बाहर आएगा, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, ds रहेगा इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज्ड सरफेस s, सारा बाहर आए, सिर्फ यहां पर रहेगा ds। याद रखा बेटा, पूरा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, ds को उधर ही रखा। अब इधर देखो, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ s ई वेक्टर डॉट ds, इसी तरीके से लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरी टर्म ऐसी ही लिखनी है। ds की इंटीग्रेशन है मल्टीप्लाई s, इसको मैं बॉक्स में रखता हूं। ds की इंटीग्रेशन क्या है बेटा s, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5 where S is the surface area, where S is the surface area of Gaussian surface। इस Gaussian surface का surface area कितना है, वो है S। ये तो स्फीयर है,
स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, बट S इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। E डॉट डी एस ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इज इक्वल, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई S। S is the surface area of Gaussian sphere। हो गया 4 पाई R स्क्वायर। बता दीजिए, R स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल, क्या आया बेटा, E डॉट डी एस, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल क्यू। बट E डॉट डी एस किसके बराबर होता है, फाई E। दिस सिंप्लाइज दैट फाई E इज इक्वल टू E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, or simply phi E is equal to 1/epsilon naught times Q. This is required Gauss's law। ये है Gauss's law जो हमने प्रूव करके दिया। अब मैं ये कैपिटल क्यों समझाऊंगा किस तरीके से बना, लेकिन बेसिकली जो Gauss's थ्योरम है या Gauss's law है यहां तक है, क्योंकि ये फाई E के बराबर होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कल पढ़ा। यहां तक आप लोग 1/एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से आया चारों तरफ से, वो कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। कितना चार्ज इनसाइड सरफेस ऐसे है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/एप्सिलॉन नॉट से। याद रखा बेटा। तो इस कैपिटल क्यू तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहले आपको E वेक्टर देखना है, फिर DS वेक्टर देखना है, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है। दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, वो लगा दिया। DS की इंटीग्रेशन होती है S सरफेस एरिया, और S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दीजिए, कैंसल करो टर्म में, वहां पर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू आया। तो ये इस तरीके से EDS होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फाई E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। दिस इज रिक्वायर्ड गॉसेस थ्योरम। ठीक है बेटा। अब कैपिटल क्यू बनाने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। इधर देखो, बात सुनिए बेटा। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, अभी तक तो मैंने इसमें एक चार्ज रखा था प्लस क्यू। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ चार्जेस रखूंगा प्लस Q1 कामा प्लस Q2 कामा प्लस Q3 कामा डैश 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 Qn, इस बॉल के अंदर अब एक चार्ज नहीं है। इसके अंदर कितने चार्जेस रखे मैंने, n नंबर ऑफ चार्जेस। हर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना अपना देगा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई E1, ये वाला चार्ज कितना फ्लक्स देगा, प्लस ये वाला चार्ज कितना फ्लक्स देगा, फाई E2 प्लस फाई E3
प्लस सो ऑन प्लस फाई ई एन। इसका मतलब है ये वाला चार्ज कितना, ये स्पेशल केस में बता रहा हूं, अगर if there are n number of charges present inside the Gaussian surface, then total electric flux due to all the charges, n number of charges, इतना होता है। इसका मतलब ये वाला फ्लक्स किसने दिया? Q1 ने। ये वाला फ्लक्स किसने दिया? Q2 ने। ये वाला फ्लक्स किसने दिया? Qn ने। अब आप लोग मुझे बता दीजिए पहला चार्ज कितना फ्लक्स देगा? शाबाश। पहला चार्ज कितना फ्लक्स देगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना देगा बेटा? हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पहला चार्ज Q1 प्लस ये वाला दूसरा चार्ज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल Q Q2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Qn। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया पहले चार्ज ने, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया सेकंड चार्ज ने, ये थर्ड और ये nth चार्ज। हर किसने अपना अपना फ्लक्स बनाया। अब क्या निकलेगा कॉमन इनमें? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn। ठीक है बेटा, ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। याद रख रहे हो बेटा? पहले तो सिंगल चार्ज से निकाला था, क्यों से, ये आया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम निकाल रहे हैं n नंबर ऑफ चार्जेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर जितने चार्जेस है उनकी वजह से कितना फ्लक्स बन रहा है, वो ये। अच्छा, Q1 पुट Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn इज इक्वल टू कैपिटल Q। कैपिटल Q कितना बन गया बेटा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इन सब का सम Q1 Q2 Q3 Qn का सम किसके बराबर रखा बेटा? कैपिटल Q के बराबर। ठीक है बेटा, तो फाई ई क्या बनेगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल Q। इधर देखो, दिस इज रिक्वायर्ड गॉसेस थ्योरम। ये रिक्वायर्ड गॉसेस लॉ है। कैपिटल Q भी बन गया। कैपिटल Q तो टोटल चार्ज है विच इज सम ऑफ द n नंबर ऑफ चार्जेस। इट इज द सिंगल चार्ज। जब हम एक चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स देखते हैं वो इतना आता है, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स आता है, वो ये। याद रखा बेटा? दिस इज गॉसेस थ्योरम। इस गॉसेस थ्योरम को आप लोग समझोगे कि ऐसे हमने ऐसे लिखी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फाई ई जो कि बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है बराबर E डॉट ds, और यही होगा बराबर बेटा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। दिस इज रिक्वायर्ड गॉसेस थ्योरम। अब इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के स्पेशल केसेस समझाऊंगा जो गॉसेस थ्योरम के एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। That will be discussed in next video. याद रखिए।